साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज एक और नई शुरुआत, वो सिर्फ आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। रोज कुछ न कुछ आपके लिए नया करने का प्रयास करता हूं और आपके सहयोग से वो सफल भी होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जीएस शुरू किया है, आज शाम को 6 बजे वो भी सेशन चलेगा। आज से एक नया सेशन शुरू हो रहा है, 5 बूस्टर डोज। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5 बूस्टर डोज, इसमें 5 प्रश्नों की इसमें श्रृंखला है ये, और इसका विस्तृत आपको डिस्कशन करेंगे और जिसे आप नोट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जरूर नोट करिए इसको, जो है ये आपके लिए बहुत लाभदायक सेशन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, 5 बूस्टर डोज, और इसे अपने स्तर पे सेव जरूर करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कैसा रहा ये सेशन। चलिए देखिए, आज का इस सेशन का जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ता हूं मैं, और देखिए जरा यहाँ के आज का पहला प्रश्न है, मार्टिन व्हीलर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1944 से 1948 तक ये एएसआई के महानिदेशक थे। ठीक है, अगला है, वह न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे। उनके अनुसार पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य को भी खोदता है। वह प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुरातत्व में वैज्ञानिक विधियों का प्रवेश कराया। ये 4 विकल्प दिए हैं, ABCD, ABC या BCD या ACD। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, अब आपको ये बताना है। चलिए देखिए, समझिएगा यहाँ पे। निश्चित रूप से ये बात सही है कि 44 से 48, यानी ऐसा सवाल पूछ सकता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय एएसआई के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन बताएंगे? मार्टिन व्हीलर। दूसरी बात है, देखिए, ये न्यायाधीश के पद पे नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ये सेना में थे। ये किसमें थे? ये सेना में थे। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सेना में थे, और जो सेना का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको इन्होंने पुरातत्व में लगाया, पुरातत्व के क्षेत्र में लगाया, और वो काम कर दिया जो इसके पहले किसी ने नहीं किया था। तो इन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रवेश कराया। वैज्ञानिक विधियों का प्रवेश कराते हैं तो कहते हैं कि एक पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य को भी खोदता है। कहा जाता है कि मार्टिन व्हीलर, क्या कहा जाता है कि मार्टिन व्हीलर ने पुरातत्व को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पुरातत्व को एक विषय के रूप में, पुरातत्व को एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह बात भी सही है। वह प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने पुरातत्व में वैज्ञानिक विधियों का प्रवेश कराया। निश्चित रूप से इन्होंने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से पुरातत्व का एक अलग आयाम उभर कर आया। और इन्होंने खुद 1900, अगर आप देखें तो अरिकामेडु खुदाई की 45 में, 46 में इन्होंने ब्रह्मगिरी खुदाई करा रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों खुदाई भी कराया, और खास करके ये रोमन जो पुरातत्व स्थल हैं उनकी खुदाई के लिए इनका बहुत योगदान है। तो मार्टिन व्हीलर का जो है, और इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय बनवाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इनके बाद जो एएसआई के निदेशक बने थे चक्रवर्ती साहब, उनके कार्यकाल में 1949 में राष्ट्रीय संग्रहालय बना, लेकिन उसको बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मार्टिन व्हीलर का महत्वपूर्ण योगदान है। एक बात और ध्यान रखिएगा, रोमन वस्तुओं खुदाई में इनका विशेष योगदान रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज जानकारी, तो यहां पर आप यही बी काट देंगे तो ए सही है, बी सी सही है, और डी सही जवाब, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राबाता का अभिलेख के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, किसके संदर्भ में? राबाता का अभिलेख के संदर्भ में। यह काफिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसमें 23 पंक्तियां हैं और जो यूनानी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा है। इसमें कुषाणों की वंशावली मिलती है। इसमें कनिष्क को कटफिसेस का पिता, यहाँ पे होना चाहिए, कनिष्क का पिता कटफिसेस को बताया गया, कहा गया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, जो है ऐसे समझिए, इसमें कनिष्क का पिता कटफिसेस को बताया गया, कहा गया है। ठीक है, जो समझिएगा यहाँ पर। अब ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिएगा, राबाता का अभिलेख संदर्भ में ये कहां से मिला है? ये अफगानिस्तान से मिला है। अफगानिस्तान कहां से? सुर्खकोटल से। अफगानिस्तान के सुर्खकोटल से, तो ध्यान रखिएगा, सुर्खकोटल से ये मिला है, और इसे ही
जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं काफिर का किला की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? काफिर का किला की पहाड़ी बोलते हैं। और यहां से मिला हुआ है, इसमें 23 पंक्तियां हैं। ये बात भी सही है, पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। यह यूनानी लिपि और प्राकृत भाषा, यही गलत हो रहा है। प्राकृत भाषा में नहीं बल्कि ये बैक्टीरियाई भाषा में है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सी भाषा है इसकी? तो ये बैक्टीरियाई भाषा है। तो यहां देखिए एक बार फिर से आपका बी यहां पर गलत हो रहा है। बी क्या हो रहा है? यहां तो सही है, 23 पंक्ति है और यूनानी लिपि का प्रयोग है, लेकिन भाषा इसमें बैक्टीरियाई भाषा है, ना कि प्राकृत भाषा है। क्योंकि आप समझेंगे कि महोत्तर काल का है, तो महोत्तर के सातवाहन काल में प्राकृत भाषा उस काल की राजकीय भाषा थी। तो ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कुषाण वंश में इस अभिलेख की जो भाषा है वो बैक्टीरियाई भाषा है। ठीक है, इसमें कुषाणों की वंशावली मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे याद करेंगे, रावा तक, कहां तक बात बाहेमा? पूरा कुषाणों की वंशावली बाहेमा। ठीक है ना। और इसमें कनिष्क का पिता कटफिसेस को कहा गया है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो ये बात भी इसमें सही है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए सी डी एक बार फिर से आपका डी विकल्प यहां पे सही हो जाएगा। तो इसमें केवल बी गलत है। इसके अलावा इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि कनिष्क के पिता, कनिष्क के दादा की मूर्ति कनिष्क ने मंदिर में स्थापित करवाई थी। कभी सवाल अगर ये पूछता है तो यह भी ध्यान रखिएगा कि कनिष्क ने क्या किया है। कनिष्क उनके पिता कनिष्क हो गए, उनके पिता हो गए, उनके दादा हो गए, इन सब की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई थी। तो मूर्ति मंदिर में स्थापित है, ऐसा भी उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा विकल्प सही है। देखिए ये नया प्रश्न बिल्कुल जो है, अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं साथ साथ आप अब इसको भी जानिए। चलिए आइए देखिएगा सा 1997 ए आर साख्यायन ने हथनौरा से होमोनिड युवती के कंधे की हड्डी प्राप्त किया है। और एच डी संकालिया और एस एन राजगुरु ने महाराष्ट्र के पुणे से एक वयस्क पुरुष और महिला के जबड़े की हड्डी की प्राप्ति किया है। तो ये दो प्रश्न, क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या कोई एक सही है एक गलत है? ये है विकल्प आपका। जरा समझिए, इसके पहले आपने क्या देखा है? इसके पहले आपने देखा कि 1982 ईस्वी में अरुण कुमार सोनकिया ने हथनौरा से 30 वर्षीय युवती का कपाल खंड खोजा था। क्या खोजा था? कब? 1982 में, दिसंबर 1982 में। किसने? ए के सोनकिया, अरुण कुमार सोनकिया, इनका पूरा नाम क्या होगा? अरुण कुमार सोनकिया ने क्या खोजा है? तो अरुण कुमार सोनकिया ने किसका? 30 वर्षीय युवती का। तो 30 वर्षीय युवती का कपाल खंड खोजा था। कहां से? हथनौरा से। ठीक है, एक चीज। दूसरा जो है आपका 2000 ईस्वी में किसने? केरल यूनिवर्सिटी के पी राजेंद्रन ने औंधे नामक स्थान से शिशु का कपाल खंड खोजा। तो ये दो बातें कौन है? ये पी राजेंद्रन। तो पी राजेंद्रन ने क्या खोजा? इन्होंने शिशु कपाल खंड खोजा है। क्या खोजा है? शिशु कपाल खंड खोजा है। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा, पी राजेंद्रन ने खोजा है। ये दो चीज जानते हैं, तो पूछा गया, कई बार पूछा गया दोनों, लेकिन अभी ये दोनों नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। तो अभी तक आप ये तो पढ़ते आ रहे हैं, अरुण कुमार सोनकिया ने नर्मदा से होमो इरेक्टस प्रजाति का 30 वर्षीय युवती का पालखंड खोजा। पी राजेंद्रन ने औंधे से शिशु का पालखंड खोजा। ये आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप ये भी जानिए, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। 1997 में सांख्यायन ने हथनौरा से होमोनिड युवती के कंधे को प्राप्त किया है। और संकालिया महोदय और राजगुरु ने महाराष्ट्र के पुणे से पुरुष और महिला के जबड़े की हड्डी प्राप्त किया है। तो दोनों विकल्प यहां पर सही हो रहा है। थर्ड का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड का सी। नेक्स्ट देखिएगा, कालीबंगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कालीबंगा के प्राक हड़प्पाई चरण से किलेबंदी के साथ साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं जिसमें कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा की बस्ती की बसावट समानांतर चतुर्भुज के आकार की थी। कालीबंगा के प्राक हड़प्पाई चरण से चना और सरसों के बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। और कालीबंगा के मकान से तंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए यहां पर क्या बात हो रही है।
तो जो कालीबंगा का जो प्राक हड़प्पाई चरण है लगभग 2900 ईसा पूर्व से लगभग 2250 ईसा पूर्व के आसपास आता है। ये जो प्राक हड़प्पा मतलब चूंकि कालीबंगा से हड़प्पा के पूर्व वाला जो क्षेत्र है मतलब समय है कालखंड, वहां से भी साक्ष्य मिलता है जैसा आपने अभी यहां देख रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये अगर हम कालखंड की बात करें तो लगभग 2900 ईसा पूर्व 2900 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक 2250 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये जो है आपका ये प्राक हड़प्पा का चरण है कालीबंगा का। यहां से किलेबंदी मिली है और जिसमें कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया, ये बात बिल्कुल सही है जो प्राक हड़प्पा चरण से मिल रही है। इसकी बनावट कैसी है, कैसा है, समांतर चतुर्भुज आकार का, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसका आकार कैसा है, समांतर चतुर्भुज के आकार का है। कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण से चना और सरसों के बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। आप जानते हैं चना कम दूरी पर है ना, चना कम दूरी पर है और सरसों अधिक दूरी पर है, सरसों अधिक दूरी पर है, ये बात बताना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा देखिएगा बिल्कुल ये बात सही है। यहां से तंदूर का साथ होता है खोज की और कितने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, कितना आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी खोज और उत्खनन कब और किसने किया है कालीबंगा का। से सभ्यता की प्राप्त की है 19% मिली। चलिए आगे समझिएगा निचोड़ एकदम जो प्रश्न अभी नहीं बने हैं या जिनके बनने की संभावना है या जो पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को लेकर के इस सेशन में आया हूं। तो ये है 5 बूस्टर डोज प्लान। आइए जरा समझिएगा यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही है। मोहर का निर्माण सेलखड़ी मेन क्या था, मुख्य जो था वो सेलखड़ी था। मुख्य क्या था, मुख्य सेलखड़ी है। गोमेद भी बनता है, कांचली मिट्टी का भी बनता है, चर्ट का भी बनता है, इसका भी बनता है। लोथल से टेराकोटा की 65 मोहरें मिली। जैसे मैंने कहा देखिए मिट्टी नहीं है ना, आया कि नहीं आया। तो टेराकोटा की का सवाल कर पूछता है, देखिए अभी तक पूछा क्या है, तांबे की मोहर कहां से मिली है, लोथल देसलपुर से ना, बात समझ आ रही है। लेकिन अभी नहीं पूछा टेराकोटा का, ध्यान रखिए टेराकोटा की मोहर यहां से, बात ध्यान रखिए आप। सीजी गैड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने मेसोपोटामिया से सभ्यता की 23 मोहरें प्राप्त किया है, मतलब मेसोपोटामिया यहाँ की। जैसे लोथल से फारस की मोहर मिली है, ये आप जानते हैं ना। लोथल से क्या मिला है, लोथल से फारस की मोहर मिली है, फारस की मोहर मिली है, ये आप जानते हैं। तो ये आप जानते हैं, ये भी जानते रहिए कि मेसोपोटामिया से सीजी गैड महोदय को 23 सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 19% मोहर हड़प्पा से। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा। लगभग 68%, क्या लगभग 68% मोहर कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ये आप जानते हैं। आप ये भी जानते रहिए कि मोहनजोदड़ो से 80%, हड़प्पा से 19% मोहर मिली है। ठीक है, मोहरों पे आप ध्यान रखिएगा। जैसे मोहर पर नाव, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, मोहर पर नाव और नाव के आकार की मोहर, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो मोहर पर नाव मोहनजोदड़ो, क्या होगा, मोहर पर नाव मोहनजोदड़ो और नाव के आकार की मोहर, नाव के आकार की मोहर, ये कहां से, ये आपका लोथल से। याद करिएगा क्योंकि लोथल बंदरगाह है, ऐसे याद रखिएगा, तो वहां नाव चलने की जरूरत है, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए, तो ये सेशन आज एक नई शुरुआत है। आज से कैसा लगा सेशन, ये 5 प्रश्नों का बूस्टर डोज आपको मिलेगा तो कैसा रहेगा, और सभी लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे। ये सेशन कमेंट करेंगे और कमेंट के साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि
हाँ, और वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वजह से करिए क्योंकि ये अभी नया शुरू हुआ है। परीक्षा से शाम को 6 बजे चलती है, आप जानते हैं। लेकिन ये जो सेशन है अभी 5 बूस्टर डोज ये अभी आज नया शुरू किया है, तो आगे के लिए कि हमारा भी मनोबल ना एकदम टॉप लेवल पर है, और मैं बेहतरीन सवाल ऐसे ही आपको लेकर के आऊं इस सेशन में, तो जरूर आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज का इस सेशन यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।